हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट है 14 जून 2023 और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। ये बताता है कि इस पूरे ग्लोबल एरिना में 2021 का अगर डेटा उठा रहे हैं हम लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन लोग हैं ऐसे जो कि आज के डेट में मॉडर्न स्लेवरी से जूझ रहे हैं। अब ये मॉडर्न स्लेवरी क्या चीज़ है? देखो, मॉडर्न स्लेवरी को समझने के लिए आप एक ऐसा सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि ये कोई भी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कुछ लोग आपको फोर्सफुली आपके विल के अगेंस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको डरा धमका के, कोई डेट ट्रैप में आपको फंसा के, आपके ऊपर वायलेंस करके, उसका डर दिखा के, कुछ भी करा के आपको आपके इच्छा के विरुद्ध काम करा रहे हैं। इसको बेसिकली अगर हम और क्लैरिटी के साथ समझें तो ये जो मॉडर्न स्लेवरी है इसको 3 कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। देखो, सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको समझो आप लोग, ये फोर्स्ड लेबर है। ये जो फोर्स्ड लेबर है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन आ सकता है, डोमेस्टिक सर्विट्यूड जो होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी, और इनफैक्ट छोटे बच्चे केवल डोमेस्टिक सर्विट्यूड में ही नहीं बल्कि एज ए होल चाइल्ड लेबर जो है वो भी इसके अंडर आ सकता है। इसका सेकंड कंपोनेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बिलोंग करता है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको भी पता है कि ना सिर्फ हमारे नेशनल या डोमेस्टिक लेवल पर होता है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। इसके साथ साथ थर्ड आप स्लेवरी बोल सकते हो सीधे सीधे। ये स्लेवरी अपने वर्स्ट फॉर्म में जो भी प्रैक्टिस हो रहा है वो सारी चीज़ें इसके अंडर आ सकती हैं। जैसे कि स्लेवरी में आप ये भी समझ सकते हो कि अगर फोर्स्ड मैरिज भी है ना तो वो भी एक स्लेवरी का ही पार्ट है। इसके बाद अगर किसी को उधार आपने दिया और उसके चलते बाद में आपने उसी को बॉन्डेज बना दिया तो डेट बॉन्डेज बोलते हैं उसको। तो ये डेट बॉन्डेज जो है ये भी इसके अंदर में आता है। फिर कुछ चाइल्ड सोल्जर्स बनाते हैं। आपने दिल्ली के कुछ चौराहों पर भी ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बेगरी में इन्वॉल्व हैं और उसमें पूरे चाइल्ड या फिर छोटे बच्चे 14 साल तक के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। उसमें कभी उन लोगों से बैलून बेचने के लिए बोलते हैं, कभी शीशा साफ़ करने के लिए बेचते हैं। तो वो सब भी क्या है, एक तरीके से चाइल्ड सोल्जर्स है। और कभी कभी ये वर्स्ट फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि ना सिर्फ इनका ये बेगरी तक में सीमित रहेगा बल्कि हम इनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या फिर टेररिज्म तक भी हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये जो ग्रिम सिचुएशन है, 50 मिलियन लोग किसी भी दिन 2021 वाले में ये मॉडर्न स्लेवरी के अंडर में आते हैं। अगर इस डेटा से आप और क्लैरिटी लेना चाहते हो और क्लियर पिक्चर लेना चाहते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लगभग हर 160 में से 1% पूरे विश्व में मॉडर्न स्लेवरी से शिकार है, मतलब मॉडर्न स्लेवरी के अंतर्गत आ रहा है। इसमें सबसे वर्स्ट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, सबसे वर्स्ट कंट्रीज़ कौन हो सकती हैं? आप लोग भी बहुत स्मार्टली गेस कर सकते हो कौन है। नॉर्थ कोरिया। एक्चुअल में इस मॉडर्न स्लेवरी इंडेक्स के अंदर बिना एक प्रिवलेंस का एक मेजरमेंट होता है। प्रिवलेंस क्या होता है? प्रिवलेंस ये दिखाता है कि आपके कंट्री में 1000 में से टोटल कितने लोग हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं। तो नॉर्दर्न कोरिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया में ये डेटा अप्रॉक्सीमेटली 1000 में से 104 से 105 के बीच में होता है। और सबसे बेस्ट कौन है जिसका प्रिवलेंस बहुत ही कम है? उसमें आपको भी पता होगा कि ये कंट्री और कोई नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड है। तो ये भी ऑब्जर्व आप बहुत ईजिली कर सकते हो। यहाँ पर प्रिवलेंस रेट क्या है? 0.5/1000। मतलब कि हर 2000 में से कोई एक ही पर्सन होगा जो कि मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। अब आपके मन में ये भी जिज्ञासा आ रही होगी कि इंडिया का क्या स्टेज है। इंडिया बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। यहाँ पर प्रिवलेंस लेवल 8 है। मतलब कि हर 1000 में से 8% ऐसे हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। साथ ही साथ इसमें अगर कुछ और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लिखें तो ये जो स्लेवरी इंडेक्स है ये एक्चुअल में एक ट्राईपार्टाइट लोग हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, एक वॉक फ्री जो कि एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ हमारा IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये सब लोग मिल के ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इसके साथ साथ देखो यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी कैसे हमारे कंट्री में एक डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस पैदा कर रहा है। इसके चलते आप लोग क्या क्या देख सकते हो। सबसे पहला कि हमारा ह्यूमन राइट्स का ही वायलेशन हो रहा है कि नहीं है? ह्यूमन राइट्स ही नहीं, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी जो हमारे अंदर होती है
आर्टिकल 21 के अंदर भी है, उसको ही ये लोग बिल्कुल इरोड कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ हम लोग ह्यूमन राइट्स या फिर ह्यूमन डिग्निटी को कम कर रहे हैं, बल्कि हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जिस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, आगे सुपर पावर बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी कम कर दे रहे हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही क्यों बोले हम लोग, इन सबको इस प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए हमारे यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। और इन सब के आगे जैसे कि आपने फोर्स्ड मैरिज देख लिया, सोशल डेवलपमेंट कहीं ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। और इन सभी रीजंस को हम लोग एक डायरेक्शन में अगर एक लार्ज सेक्शन में देखें तो ये कहीं ना कहीं टेररिज्म की तरफ भी आगे बढ़ सकता है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। तो ओवरऑल मतलब कि ये बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है जिससे कि हमें फाइट करना है। आप सबको ये भी बता दें कि जैसे हमारा एक SDG गोल है, SDG गोल 8 क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी का एक सब पार्ट है 8.7, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो 8.7 ऑफ द SDG है, ये हमें मॉडर्न स्लेवरी को बिल्कुल एंड करने की बात करता है। ठीक है, तो इतना डिस्कशन था हमारा ग्लोबल स्लेवरी के चलते। नेक्स्ट आर्टिकल में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि UPSC फाउंडेशन कोर्स बेस्ड अपॉन CTR मॉडल हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। और एक ह्यूमंगस चेंज हमने ये किया है कि जो भी हाइब्रिड मॉडल था, इसके प्राइसेस को हमने 80,000 से 40,000 प्लस GST कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 50% का जो बेनिफिट है वो आपको कुछ बैच स्टार्ट होने के डेट से पहले मिल सकता है, आप इसको अवेल कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ऑफलाइन में ऐसे कुछ भी कोर्सेज लेना चाह रहे हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल करके या फिर यहाँ पर मेल करके या फिर इन वेबसाइट्स पर विजिट करके भी आप इसके बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच दोनों ही मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। अगर आपने ऑलरेडी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर रखा है तो फॉर श्योर आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं जो कि इस एग्ज़ाम में नए हैं, आप उनको इसके बारे में ज़रूर से गाइड कीजिए। हमारा अगला आर्टिकल सागर समृद्धि से है। देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक सागर समृद्धि योजना लॉन्च की है। इसका काम क्या है, जो भी अभी तक हम लोग ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ करते थे ना, उसको मॉनिटर करना है, लेकिन ऑनलाइन मीडियम से। ऑनलाइन मीडियम में आप सबको भी पता है कि जैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को किसी एप्लीकेशन से लिंक कर देते हैं तो भाई उसमें टाइम एंड स्पेशियल चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लॉग होने लगती हैं। मतलब कि हम कुछ भी चीज़, किसी चीज़ की भी रिपोर्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। टाइम पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही स्पेस पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम किसी एक सिंगल पोर्टल पर काम करते हैं। तो ये जो सागर समृद्धि पोर्टल है ना, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा करती है। देखो, ड्रेजिंग का मतलब जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि ये एक नॉर्मल रेगुलर फिनोमेना है। यूजुअली आप सबको भी पता है कि वेदरिंग, इरोजन, इन सब से हमारा जो भी शोर एरिया है, सी शोर एरिया है, वहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन बहुत ईजिली होता होगा। और साथ ही साथ कुछ इसके साथ साथ ना सिर्फ सेडिमेंट्स बल्कि कुछ कचड़े जो कि एज ए मैन मेड फैक्टर्स के अंदर में आ रहे हैं, वैसा भी कलेक्शन हो रहा होगा। तो जो सी का सरफेस है ना, वहाँ पर ऐसे सेडिमेंट्स और वेस्ट बिल्कुल से डिपॉजिट होने लगते हैं। और इससे क्या होता है आपको पता है, जो भी हार्बर हैं, आपको पता है कि हार्बर में जो बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं उनको भी डॉक करने के लिए एक अच्छा खासा वाटर का डेप्थ चाहिए होता है, तभी तो वो पानी में तैर पाएंगे ना, नहीं तो वो तो मिट्टी में धंस जाएंगे। तो ड्रेजिंग इसलिए भी करते हैं ताकि जो भी पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, वहाँ पर क्या हो कि बड़ी बड़ी शिप्स आके स्टेशन भी हो तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब इन सभी चीज़ों को, ड्रेजिंग को मॉनिटर करने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल आया है सागर समृद्धि। इसमें हम लोग वेस्ट टू वेल्थ जैसा एक बड़ा इनिशिएटिव चलाने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसके अंडर में एक NTCPWC है, मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। हम इस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के इस टेक्नोलॉजिकल आर्म के बारे में पढ़ें उससे पहले एक बार सागर समृद्धि को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, सागर समृद्धि का जैसा कि हमने बताया कि सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जो भी हमारा ओल्ड सिस्टम होगा जिसमें कि हम लोग ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, उसमें ड्राफ्ट एंड लॉजिक मॉनिटर सिस्टम को थोड़ा सा हम रिवैम्प कर देंगे, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी इनपुट रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ना हमें, वो सब इससे बहुत ईजिली मिल जाएंगे कि भाई ड्रेजिंग एक्टिविटी कब शुरुआत किया था, कितना क्वांटिटी में हमने ड्रेज किया,
और उसके चलते ना सिर्फ हम ये देख पाएंगे कि कौन से पोर्ट्स या हार्बर पर ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, कितने फ्रिक्वेंसी में हो जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए, इन सब का ना सिर्फ डेली रिपोर्ट बल्कि वीकली और मंथली रिपोर्ट भी हम बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर लेंगे फिर तो मतलब क्या है कि ओवरऑल हमारा सिस्टम बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर हम लोग सागर समृद्धि की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो रियल टाइम सिचुएशन हमें बता रहा है, डेली मंथली प्रोग्रेस बता रहा है, ड्रेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा के ड्रेजिंग कितना ज़्यादा उसने किया है, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने सागर समृद्धि को सभी मेजर पोर्ट्स और जितने भी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में मेजर पोर्ट्स आ रहे हैं या फिर वाटरवेज आ रहे हैं, उन सभी जगहों पर इसको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि भाई आपको सागर समृद्धि योजना यूज़ ही करना है। हम एक बार बात कर रहे थे NTCPWC की, है ना, तो इसमें देखो ये जो NTCPWC है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट्स, ये हमें सागरमाला प्रोग्राम, आपको याद है क्या, सागरमाला प्रोग्राम भी MOPSW के अंतर्गत ही आया था। उसके अंतर्गत इस टेक्नोलॉजिकल आर्म को डेवलप किया गया था 2023 में ही, जिसमें कि हम लोग IIT मद्रास के साथ मिलके लगभग 77 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इस टेक्नोलॉजिकल आर्म के ऊपर। इसका मेजर एम जो है इस सेंटर का वो यही है कि हम लोग भाई मरीन सेक्टर में बहुत अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ें जो कि हमें मरीन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक रॉबस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। हम ऐसा कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो भी फ्यूचर गोल है उसको हम बहुत ही टेक्नोलॉजिकली साउंड होते हुए अचीव कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल था सागर समृद्धि योजना के तहत। हमारा अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दौसा राजस्थान के अंदर में इस पूरे योजना को गोद भराई सेरेमनी से इक्वेट करने की बात की, मतलब कि हम लोग इस सेरेमनी के साथ साथ इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप सबको पता होगा हिंदू ट्रेडिशन में या फिर और भी दूसरे ट्रेडिशन में भी गोद भराई एक बड़ी सेरेमनी हो सकती है। तो एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना को अच्छे से समझ सके। हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया था कि जो भी लैक्टेटिंग मदर या फिर जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं और लैक्टेटिंग मदर हैं, इन लोगों को, जिसको हम लोग जननी बुला रहे हैं, इनको हम लोग टोटल ऑफ कंपेंसेशन देना चाहते हैं, कैश इंसेंटिव देना चाहते हैं 6000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसके अंदर में 2 स्कीम्स में डिवाइड किया गया इसको। एक बोला गया कि हम इसको देंगे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत और एक जननी सुरक्षा योजना के तहत। इसके अंतर्गत हमें 5000 रुपये का कंपेंसेशन देने की बात हुई है और जननी सुरक्षा योजना के अंदर में 1000 रुपीज़ का कंपेंसेशन मिलेगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी हो सकते हैं कि जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड या फिर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड बर्थ पर ही ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये कंपेंसेशन या फिर ये कैश इंसेंटिव मिलेगा। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो, मदर, बहुत बार हो सकता है कि मदर वर्किंग हो, तो जब भी प्रेग्नेंट होंगी या फिर जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है जॉब कंटिन्यू करना मुश्किल है, तो जो भी वेज लॉस हो रहा है ना उसको हम एक बार कंपेंसेट कर देते हैं इन कैश इंसेंटिव्स के द्वारा। और अदरवाइज अगर वुमेन वर्किंग नहीं भी हैं तो भी हम उनको एक ये कंपेंसेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि उनके पूरे फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट जैसा मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जो भी डिलीवरी के टाइम फर्स्ट लिविंग चाइल्ड बर्थ जो हो रहा है उसकी डिलीवरी के टाइम पर भी वुमेन को एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है जिससे कि डिपेंडेंसी कम हो सके किसी और के ऊपर। तो इस सिचुएशन में भी फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। टारगेटेड बेनिफिशरीज़ में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं। देखो, ये सबको मिल रहा है, लेकिन ऐसे प्रेग्नेंट वीमेन या फिर लैक्टेटिंग मदर जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs में काम कर रही हैं उनको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें कोई भी मान लीजिए ऐसा पर्सन है जो कि किसी सिमिलर स्कीम्स से बेनिफिट ऑलरेडी उठा रहा है तो उसको भी ये योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये 2 लोग को आप ज़रूर से समझ के रखिएगा कि इन लोग को नहीं मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो भी एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर हैं उनकी प्रेगनेंसी 1 जनवरी 2017 के बाद में होनी चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली के लिए सिर्फ। तो ये था आर्टिकल हमारा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से रिलेटेड। हमारा अगला आर्टिकल पोषण ऐप से रिलेटेड है। देखो, ऐसा होता है कि जब कोई भी माइग्रेंट वर्कर होते हैं
जो कि अपनी फैमिली को साथ में लेके माइग्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो भी प्रेग्नेंट विमेन होती हैं या लैक्टेटिंग मदर होती हैं, इन लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं मिल पाता है अगर ये लोग माइग्रेट करके किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। इसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए पोषण ऐप के अंतर्गत में ऐसे 57,000 माइग्रेंट वर्कर का वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम के अंतर्गत पोषण ऐप के अंदर में उनको रजिस्टर किया गया और इसके लिए प्रॉपर पोषण ट्रैकर ऐप भी बनाया गया, जिससे कि हम सभी डेवलपमेंट्स को ट्रैक भी कर सकें। आपको मैंने पहले भी इस चीज़ के लिए बताया होगा कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसका मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो जाता है। मॉनिटरिंग के साथ साथ कहाँ पर लूप होल्स है उसको पता करना बहुत ईजी हो जाता है और बेनिफिशरीज तक ईजिली पहुँचना ये भी आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से पोषण ट्रैकर ऐप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं ना, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो भी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके जो भी बेनिफिशरीज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना और उनको उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना ही इस पोषण ट्रैकर ऐप का मेन मकसद होगा कि भाई ये सब कुछ बहुत अच्छे से टाइमली परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो क्या होगा कि जो भी अभी तक हम लोग फिजिकल रजिस्टर्स बनाते थे उसको हम लोग ऑटोमेट कर दे रहे हैं या डिजिटाइज कर दे रहे हैं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा इंप्रूव हो सके। तो अभी पोषण अभियान के बारे में अगर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर का न्यूट्रिशन या फिर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान एक ओवर आर्किंग स्कीम है। उसके अंतर्गत में पोषण अभियान को भी हम देख रहे हैं, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स और यूटीज़ करते हैं। इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट अब याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बात कर देते हैं सबसे पहले पिलर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। तो ये कौन कर रहा है? ICDS, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि जो भी 0 से 6 साल के बच्चे हैं और उनकी माँ हैं, उनका स्पेशल ध्यान दिया जाता है। जैसे कि जो भी 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या सही तरीके से न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं क्या, मतलब जो भी उनके मील्स हैं। प्री स्कूल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन उनका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेल्थ चेकअप की बात होती है। कुछ भी अगर रेफरल सर्विस भी देना है तो उसके लिए भी बात होती है। तो ये दोनों लोग को ध्यान में रखते हुए, मतलब 0 से 6 साल के बच्चे और उनकी मदर। इसके साथ साथ कन्वर्जेंस एक्शन प्लानिंग है। जो कन्वर्जेंस एक्शन प्लानिंग को बेसिकली हम लोग 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है ना इसका, ये बेसिकली बात करता है कुछ एम्स एंड टारगेट को डिसाइड करने का। पोषण अभियान का जो प्राइमरी गोल है वो वैसे तो 0 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर में जो भी स्टंटिंग आता है, स्टंटिंग का मतलब कि अपने एज के हिसाब से उनकी हाइट कम रह जाती है, उसको कम करना है हमें। इसके साथ साथ मतलब इसका टारगेट क्या होगा कि 2% पर एनम के स्पीड से हमें इसको कम करते जाना है और अचीव करना है कि हम 6% तक इसको लेके आ जाएं, तो 6% प्रिवेंट कर लें, रिड्यूस कर दें। इसके साथ साथ स्टंटिंग के साथ साथ हम जो अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि जो भी अंडर वेट हैं 0 से 6 साल तक के बच्चे, उनको भी कम करना चाहते हैं, वही 6% तक 2% पर एनम की स्पीड से। हम लोग एनीमिया जैसे प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, और इसके अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 59 मंथ्स तक के बच्चे हैं, या फिर जो भी यंग चिल्ड्रन हैं उनके अंदर ये एनीमिया जैसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इवन एनीमिया जो है वो एमंग विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स जिनका एज ग्रुप 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज है, उनके अंदर भी एनीमिया जैसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको हमें कम करना है 9% तक, जिसमें 3% पर एनम की स्पीड हमें अचीव करनी है, और हमें लो बर्थ वेट भी कम करना है। तो इन सभी चीज़ों का 5 तरीके से किस किस की बात की हमने? एक तो स्टंटिंग की बात की, इसके बाद अंडर वेट की बात की, इसके बाद हमने एनीमिया की बात की 2 कंपोनेंट्स में, एक तो 0 से लेके 59 मंथ्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो एडोलेसेंट विमेन हैं या फिर गर्ल हैं, और साथ ही साथ जो विमेन महिलाएं हैं 15 से 49 वर्ष तक में। और साथ ही साथ एक हमने डिस्कस किया इसमें कि हमें लो बर्थ वेट, इसको भी हमें कम करना है। तो ये 5 कंपोनेंट्स पोषण ऐप के अंतर्गत में, इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से आप लोग को याद रखना है। अगला आर्टिकल हमारा पालकी फेस्टिवल से है। अभी हाल फिलहाल में जब G20 का समिट, यहाँ पर कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो वहाँ पर ये जो वरकारी सेक्ट है, एक्चुअल में वरकारी सेक्ट ही हैं जो कि पालकी फेस्टिवल मनाते हैं। तो वरकारी सेक्ट के लोग जो हैं उन्होंने अपना 1000 साल पुराना ओल्ड ट्रेडिशन, जिसके अंदर पालकी में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज,
इनको बिठा के वो पूरा एक बड़ा सा साथ में आके वो लोग पूरा गाना बजाना ये सब बहुत अच्छे फेस्टिवल में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको। तो ये अपना जो डिस्टिंक्ट महाराष्ट्रन कल्चर है उसको शो करता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको हम लोग वारी बुलाते हैं और ये वरकारी सेक्ट के लोग हैं, ठीक है। वारी वरकारी जैसा एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था एग्जैक्टली, इसीलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस भी कर रहे हैं। इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि इसका मेन पीठ, ये जो वरकारी सेक्ट है ना, इनका मेन पीठ पंधारपुर में है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो डीटी की पूजा होती है वो है विट्ठल या फिर इनको विठोबा बोलते हैं। माना जाता है कि ये विष्णु के ही एक अवतार है। यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज लोग आते हैं, मतलब असाद और कार्तिक महीने के हिंदी वाले कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज लोग आते हैं। 1685 में तुकाराम के यंगेस्ट सन थे, नारायण बाबा नाम था, उन्होंने ही एक्चुअल में ये पूरा पालकी वाला ट्रेडिशन स्टार्ट किया था और वहाँ से उनको सोशल रिस्पेक्ट भी मिला था और तब से ये आज तक चला आ रहा है। वरकारी जो है, एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये हिंदू रिलीजियस सेक्ट के लोग हैं जो कि विट्ठल या विठोबा भगवान की पूजा करते हैं। और इसमें जो कुछ फेमस टीचर्स हैं उनके नाम भी आप याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और चोखामेला, ये 4 लोग हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यूपीएससी हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, अब ये आपको अटेम्प्ट भी करना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर 2017 का क्वेश्चन है, कुछ ट्रेडिशंस और कम्युनिटीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो चालीहा साहिब फेस्टिवल सिंधीज मनाते हैं कि नहीं, नंदराज जाट यात्रा गोंड्स मनाते हैं कि नहीं, और वारी वरकारी संथाल मनाते हैं कि नहीं। देखो ये तो क्लियर है कि तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बट फिर भी आपको सही आंसर क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट से ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं। पहला है कि सागर समृद्धि योजना जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि हम लोग ओशन के अंदर के अनटैप्ड रिसोर्सेज को निकालते हैं, जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल या प्रेशियस मेटल। नाम सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आप सबने देख लिया था कि ड्रेजिंग एक्टिविटी को ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम सागर समृद्धि का है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। पोषण अभियान 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था, आप सबको पता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। पालकी फेस्टिवल जो है वो डिवोटीज ऑफ शिवा के अंतर्गत नहीं बल्कि विट्ठल देवता जो कि विष्णु के अवतार हैं उनकी वर्शिपिंग के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इवन पालकी फेस्टिवल के अंदर में हम लोग 2 ज्ञानेश्वर और तुकाराम, ये जो 2 फेमस टीचर्स हैं इस वरकारी सेक्ट के, उनकी पालकी हम लोग निकालते हैं, एक जुलूस टाइप का निकलता है, उसके लिए ये पालकी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।